हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ पिछले क्वेश्चंस आप लोगों ने लगा लिए होंगे। आज हम लोग नए चैप्टर के आंसर्स मैच करते हैं। क्वेश्चन पेपर आपने लगा ही लिया होगा। चैप्टर नंबर 12 एटम। रेडी? चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, इन द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग इज, है ना। वो कह रहा है कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड करते थे, तो अल्फा पार्टिकल किस वजह से स्कैटर्ड कर रहे थे पूछ रहा है। तो भैया आपको मालूम होगा, इसमें जैसे एटम होता था, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता था। हम सब जानते हैं न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। तो जब हम अल्फा पार्टिकल की बमबारी कर रहे थे तो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहे थे और ऐसे करके ऐसे जा रहे थे, राइट। इनका जो शेप होता है वो हाइपरबोलिक शेप होता है। तो ये जो ऐसे जा रहे थे तो वो क्यों जा रहे थे? क्योंकि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल आ रहे थे तो अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज और इस न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। कूलाम्स लॉ में हमने पढ़ा था, कूलाम्बियन फोर्स है ये। तो इसकी वजह से ये इस तरीके से जा रहे थे, राइट। यानी हाइपरबोलिक मोशन हो रहा था, हाइपरबोलिक पाथ था इसका, राइट। तो कोई भी पूछता है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे थे तो वो काहे की वजह से? तो इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से। इसके बारे में साइंटिस्ट कूलाम ने बताया था। ऐसे फोर्स को हम लोग कूलाम्बियन फोर्स भी बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कूलाम्बियन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी हाफ mv² अप्रोचेस टुवर्ड्स हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Zd. The distance of closest approach of the alpha particle from the nucleus will be proportional to. हाँ, तो भैया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ा था। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया था, R0 इज इक्वल टू 1/4πε0 4Ze² ये मैंने रिलेशन आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो तो, राइट। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो फॉर्मूला होता है, R0 इज इक्वल टू 1/4πε0 4Ze²/mv², राइट। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। अब वो कह रहा है कि यहां पर ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, दैट इज ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और सारे ऑप्शंस में हमको m और v के बारे में बात कर रहा है। तो भैया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या है? R0 इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। बोलो भैया किसके प्रोपोर्शनल है? 1/m के, राइट। क्लियर है? 1/m के ये प्रोपोर्शनल है। या फिर हम लोग 1/v² के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि वो ऑप्शन ही नहीं है इसमें, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1/m। सीन क्लियर है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के फॉर्मूले से ये बात हमें पता चलती है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? किसी को अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो हम लोग इसे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने बताया था कि जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जब आप अल्फा पार्टिकल की बमबारी करते हो तो अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। अब जैसे जैसे यहाँ आता जाता है धीरे धीरे करके इधर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे चार्ज मैंने बताया था Zd होता है, राइट। तो ये Zd और ये भी पॉजिटिव है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2 ही होता है। पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये जो अल्फा पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऐसे आ रहा है, राइट। तो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है, और यहाँ पर जैसे जैसे आता जाएगा तो चूंकि रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ लगेगा और काइनेटिक एनर्जी इस अल्फा पार्टिकल को इधर ला रही है, तो धीरे धीरे उस काइनेटिक एनर्जी का इंपैक्ट कम होता जाएगा और फाइनली ये एक स्टेज पे आने के बाद रुक जाएगा। सपोज करो ये यहाँ रुक गया, मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, मैंने मान लिया R0, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना क्लोज तक पहुंच गया, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो जब ये अल्फा पार्टिकल ऐसे मूव करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे करके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी हाफ mv² वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2/R। Q1 यहाँ पर 2e, Q2 यहाँ पर Zd/R। R कितना है यहाँ पर? R0। क्लियर? तो R0 का फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, गौर से देखिएगा आप लोग। इज इक्वल टू 1/4πε0 मैंने एज इट इज रख दिया यहाँ पर 1/4πε0, राइट।
इस 2 को मैंने इधर पहुंचा दिया तो 2 2 ज़ा 4 ZE²। क्लियर? ये पूरा MV² इसको मैं नीचे ले आया इधर और R0 को इधर ले आया, तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आ गया जो मैंने डायरेक्ट आपको याद करवाया था। राइट? क्लियर? यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था। राइट? तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, m के या 1/m के? तो मुझे दिख रहा है 1/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइट? सो दिस वुड बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर्स यूज्ड। पहला ऑप्शन दे रहा है आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा दे रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ भैया, बोर ने अपने मॉडल में दिया था ना, याद है? बोर्स क्वांटम कंडीशन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π, है ना? यानी बोर्स की जो क्वांटम कंडीशन आई थी वो पढ़ी थी हम लोगों ने, तो वही बोल रहा है फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर्स यूज्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। राइट? दिस वुड बी द राइट आंसर। क्लियर? क्या यूज किया था उसने? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बोर्स प्रिंसिपल the moment of linear momentum of an electron revolving in second orbit of hydrogen atom will be। moment of linear momentum, moment of linear momentum का मतलब होता है angular momentum। angular momentum को हम लोग moment of linear momentum भी बोलते हैं। राइट? तो वो यही कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स प्रिंसिपल द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। तो वो कह रहा है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी। तो भैया हमें ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर हमें इतना मालूम है अकॉर्डिंग टू बोर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। ऐसा अपन ने पढ़ा है बोर्स क्वांटम कंडीशन में। राइट? अब वो सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो n की जगह मैं 2 रख दूंगा फॉर सेकंड ऑर्बिट n बराबर 2, तो 2 रखूंगा तो 2h/2π, 2 से 2 तो रख दूं, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया? h/π। राइट गाइस? तो यहां पर वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स प्रिंसिपल द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी। तो आंसर वुड बी h/π। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने, द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड फ्रॉम अ न्यूक्लियस इज। अभी 2 मिनट पहले बताया था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का जो पाथ होता था, स्कैटर जब करते थे तो हाइपरबोलिक पाथ होता था, बताया था मैंने आपको। तो राइट आंसर वुड बी हाइपरबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, इन एन एटम ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स एनर्जी। In an atom, on increasing the radius of orbit of electron, its energy increases। याद करो, अगर आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट सारे पता हैं तो आप लोगों ने पॉइंट्स याद किए थे। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले लोअर ऑर्बिट से, है ना, लोअर एनर्जी वाले लोअर ऑर्बिट से हायर एनर्जी वाले अपर ऑर्बिट में जाता है, यानी जो लोअर ऑर्बिट है उनकी एनर्जी लो होती है, जो अपर ऑर्बिट है उनकी एनर्जी हाई होती है। राइट? अब हमें मालूम है जैसे एटम है, एटम के अंदर मैंने ये न्यूक्लियस बना दिया, इसके चारों तरफ ये अलग अलग ऑर्बिट है। राइट? तो हमने पढ़ा है कि भैया लोअर ऑर्बिट है तो यहाँ पर लो एनर्जी होती है, ये अपर ऑर्बिट है यहाँ एनर्जी हाई होती है। राइट? आपने पढ़ा था लोअर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, है ना, हायर एनर्जी वाले हायर ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। सही बोल रहा हूं ना? यानी इनकी लो एनर्जी होती है, इनकी हाई एनर्जी होती है। अब उसका क्वेश्चन ये है, इन एन एटम ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स एनर्जी। वो कह रहा है ऑर्बिट की रेडियस बढ़ा रहा हूं, जैसे ये ऑर्बिट है, इसकी रेडियस कुछ ना कुछ होगी। पहला ऑर्बिट है r1 रेडियस, दूसरे की r2 रेडियस। अब मुझे दिख रहा है रेडियस बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट की तरफ जा रहा हूं, और लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट की तरफ जा रहा हूं तो जाकर मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? कि एनर्जी बढ़ रही है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इन एन एटम ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स एनर्जी
इंक्रीजेस। सीन क्लियर है? बोलो भैया। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर आप मान के चलिए ऐसे सपोज करो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आपने पढ़ा था -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे चिपका दो भैया। रेडियस बढ़ेगी यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं, n बढ़ेगा तो e घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन भैया यहाँ नेगेटिव साइन भी तो है, तो इससे भी कर सकते हैं, n बढ़ेगा तो e बढ़ेगा। इस आधार पे भी कर सकते हो आप। क्लियर? समझ में आ रही है? रेडियस बढ़ने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना? क्लियर? तो n की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब e बढ़ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पर। सीन क्लियर है? आप ऐसे भी कर सकते हो। और ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। आपने पढ़ा था एटम में, मैंने पढ़ाया था लास्ट में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में होगा, आप देखिएगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट -1 अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 ZE स्क्वायर अपॉन 2r। ये रिलेशन भी आपने पढ़ा है। रेडियस बढ़ जाएगी तो एनर्जी, वैसे तो इन्वर्सली ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन माइनस साइन है ना, वही यही वाली ऐसी ही कहानी आ गई। आर बढ़ जाएगा तो ई बढ़ जाएगा। चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे जैसे कर लो। सीन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट 3 बोर्स ऑर्बिट्स रेडियाई इज। पहले 3 ऑर्बिट की रेडियाई का रेशियो पूछ रहा है आपसे। पहले 3 ऑर्बिट की रेडियाई का रेशियो पूछ रहा है। तो भैया आप लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, R इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z स्क्वायर। फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो, है ना? भाई इतना कहाँ याद रहता है? नहीं। या फिर आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो, R इज इक्वल टू 0.52 इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर अपॉन z, राइट? ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। क्लियर है? और ये फॉर्मूला हमसे चीख के कह रहा है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। यस और नो? पता चलता है हमको? अगर हमको ये पता चल रहा है, चाहे इस फॉर्मूले के आधार पे देख लो, चाहे इसके आधार पे देख लो, R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, चाहे इसके आधार पे देख लो, ये कुछ और नहीं, हमने सब कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू रख दी तभी आ गया है। क्लियर? ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। क्लियर? तो डायरेक्ट फॉर्मूला चूंकि हमें याद है तो इससे चिपका दो। अब आप पहले 3 ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, तो पहले 3 ऑर्बिट R1 रेशियो R2 रेशियो R3, क्लियर, इज इक्वल टू, तो इसको क्या लिखूंगा? N1 स्क्वायर रेशियो N2 स्क्वायर रेशियो N3 स्क्वायर। क्लियर? पहले ऑर्बिट के लिए N1 की जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, दूसरे ऑर्बिट के लिए N2 की जगह 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, तीसरे ऑर्बिट के लिए n बराबर 3 रखूंगा और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9। तो ये आ गया R1 रेशियो R2 रेशियो R3 बराबर कितना आ गया? 1 रेशियो 4 रेशियो 9। I hope you understand, guys. Do you understand that? You better understand. Next question की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, in Bohr's model of hydrogen atom, the radiation is emitted when the electron। हाँ भैया, बोर्स एटॉमिक मॉडल में रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी होती थी और एमिट भी होती थी। जब एब्जॉर्ब होती थी तो लोअर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता था वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता था, हायर ऑर्बिट में पहुंच जाता था। क्लियर? ये तब होता था जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी। और एमिट कब होती थी? जब हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे वो लोअर एनर्जी वाले लोअर ऑर्बिट में जंप करते थे, राइट? तो यहां पर क्या हो जाएगा? इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम रेडिएशन इज एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन, तो पहला है रिवॉल्व्स इन इट्स ऑर्बिट, नो, जंप्स फ्रॉम इट्स ऑर्बिट इनटू द न्यूक्लियस, तीसरा कह रहा है जंप्स फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट इनटू अ लोअर ऑर्बिट। यही हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर, जंप्स फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट इनटू अ लोअर ऑर्बिट। क्लियर? तभी तो रेडिएशन एमिट होते थे। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आपको। सीधी सी बात है भाई, जिसको समझ में आ रहे हैं वेल एंड गुड, इसका मतलब ये है कि उसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, और जिसे नहीं आ रहे हैं तो मैं पहले ये बोलूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ें और पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ओटीज पे आएँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स एनर्जी इन द n बराबर 5 स्टेट विल बी। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी दे रहा है हमको बच्चों वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है n बराबर 5 के लिए एनर्जी कितनी होगी? 5th ऑर्बिट में, राइट? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट। तो भैया हमने पढ़ा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, फॉर्मूला पढ़ा था -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने को 5th ऑर्बिट में चाहिए, तो -13.6
फिफ्थ ऑर्बिट में n की जगह 5 रखूंगा और 5 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिवाइड कर लो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, बचा 3, फिर 5 सत्ते 35, बचा 1, 5 दूनी 10। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5, इसमें किया डेसिमल, 5 5 ज़ा 25, बचा 2, तो ये 22 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, बचा 2, डेसिमल लगाए फिर 0 बढ़ जाएगा, 5 4 ज़ा 20। तो फिफ्थ ऑर्बिट में जो एनर्जी आ गई दैट इज -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है गौर से देखिएगा। माइनस की बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेन यहाँ पर हमारा आ रहा है 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला ऑप्शन हमको दे रहा है 0.54, हाँ तो पॉइंट से पहले 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 0.54 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में दे रहा है -5 पॉइंट, वहाँ 5 के बाद पॉइंट आ रहा है तो ये तो गलती हो गया। तीसरा 0.85 कोई लेना देना नहीं, चौथे से कोई लेना। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, राइट, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस के लिए ज़्यादा बोधरेशन लेने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू मेन देखिए, राइट। हाँ, लेकिन अगर ऑप्शन 2 होते 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को प्रेफर करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन विच लाइज एंटायरली इन द अल्ट्रावायलेट रीजन इज। हाँ भैया, अल्ट्रावायलेट रीजन पढ़ा था ना, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज, राइट। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सी सीरीज पाई जाती थी? लाइमन सीरीज, क्लियर। लाइमन सीरीज जो होती थी वो कंप्लीटली अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती थी। तो वो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन विच लाइज एंटायरली इन द अल्ट्रावायलेट रीजन इज। तो आंसर इज लाइमन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है दैट इज 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, अच्छी बात है। द रेडियस ऑफ इट्स सेकेंड ऑर्बिट विल बी, सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस पूछ रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट 0.52 इंटू 10 to the power -10 n स्क्वायर अपॉन z, राइट, क्लियर। तो वो ये कह रहा है हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन भैया ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है, nth ऑर्बिट के लिए रेडियस ये होती है, पर हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग जानते हैं z बराबर 1, और सेकेंड ऑर्बिट के लिए रेडियस पूछ रहा है, यानी n बराबर 2 के लिए रेडियस पूछ रहा है। तो रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट 0.52 इंटू 10 to the power -10 इंटू, राइट, n की जगह 2 चिपकाऊंगा तो 2 का स्क्वायर 4, और z की जगह 1 लिखूंगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो अपॉन में 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो रेडियस ऑफ द सेकेंडरी ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट की आगे हमारी पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 4 का मल्टीप्लाई 0.52 से किया, 4 दूनी 8 और ये 4 पंजे 20, राइट, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद 2.08 इंटू 10 to the power -10 मीटर। दिस इज माई आंसर, राइट। लेकिन ऑप्शंस में सारे आंसर्स मुझे एंगस्ट्रॉम में दे रहा है। तो मैंने बचपन में पढ़ा था 10 to the power -10 मीटर को हम लोग एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, तो हम लोग R2 = 2.08 एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 2 एंगस्ट्रॉम के करीब हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है 1.5 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम एंड 0.25 एंगस्ट्रॉम। तो राइट आंसर इज सी, 2 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। 0.08 ऑलमोस्ट ना के बराबर है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन द हाइड्रोजन एटम द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब्ड विल बी, ओके, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब्ड विल बी, ओके। वो कह रहा है भैया आपसे कि हाइड्रोजन एटम है, उसकी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाता है, यस और नो, और वो ऐसा तभी जाएगा तभी जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो कितनी वेवलेंथ का फोटोन डाला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अपना फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में चला जाए, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।
क्लियर? फिर से पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। इन द हाइड्रोजन एटम द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब विल बी। क्लियर? तो वो कह रहा है, देखो भाई मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब वो कह रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोटोन डाले जाएंगे उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी हो, उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी हो कि इलेक्ट्रॉन उचक के सेकंड ऑर्बिट में पहुंच जाए। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से, है ना, ये ऐसे बोल दूं, अपने फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा रहे हैं। सीन क्लियर है? तो चलो देखते हैं। तो उसने एक्साइटेशन एनर्जी हमको दी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? तो एनर्जी उसने आपको दी है, तो भैया हमें मालूम है डेल्टा ई इज इक्वल टू, बचपन में पढ़ गए थे थोड़ा सा, एच न्यू, राइट? क्लियर है? डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ा था अपन लोगों ने। एक सेकेंड, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो देखते हैं हम लोग इसे। डेल्टा ई इज इक्वल टू, मैंने लिखा है यहाँ पर एच न्यू। डेल्टा ई हमारे को दे रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, राइट? अब मुझे वेवलेंथ निकाली, तो वेवलेंथ को इधर लाऊंगा, ये पूरे को इधर नीचे ले आऊंगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, राइट? तो वो मैंने रख दिया। एच प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड पढ़ा है हम लोगों ने, राइट? सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारा 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। सीन क्लियर है? तो इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा पूरा आंसर जो आने वाला है वो मीटर में आने वाला है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए चिपकाते हैं इसे और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो मैंने डेसिमल के बाद बढ़िया फंस, ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो उड़ा दूँ इसको। यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो ये मैंने यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लिया, फर्स्ट क्लास अपना। ठीक है भैया? यहाँ तक सीन क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी को। आगे बढ़ते हैं। 3 1 3 है ना, 3 एकम 3, 3 3 9, बचा 1, 3 चौक 12। क्लियर? तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पर 66, ये एज इट इज मैंने लिख दिए। ठीक है? इधर आते हैं, यहाँ 10 की पावर -19 है, 10 की पावर -19 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 19 है ना, प्लस के 19 हो गए, प्लस के 19 और ये 10 पे पावर कुछ नहीं है तो 1, तो ये 10 की पावर 20 और 8, 10 की पावर 28। अब 28 - 34, तो ये हमारा बच जाएगा 10 की पावर -6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का खेल क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 66 ये बच गए, डिवाइडेड बाय, ये हमारा सॉल्व हो गया सब कुछ। ये नीचे बचे 34 इंटू 16, और कुछ बच रहा है, बाकी का सब निपटा दिया आप लोगों ने, बड़े लोग हो, राइट? तो लैम्डा इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा, ये मैंने 2 8 16, 2 3 6, 2 3 6, ये भी कट गया हमारा, राइट? और आगे देखते हैं इसे हम लोग, 33 अपॉन इंटू 10 टू दी पावर -6 मैंने इसे लिख दिया। मैंने यहाँ पर क्या किया, गौर से देखिएगा आप लोग, 10 की पावर -4 का मल्टीप्लाई किया और 10 की पावर -4 का डिवाइड किया। ऐसा मैंने क्यों किया, उसका रीज़न है क्योंकि मेरे को सारे ऑप्शंस जो दे रहा था वो एंगस्ट्रॉम में दे रहा है। एंगस्ट्रॉम यानी 10 की पावर -10, राइट? तो मैंने ऐसा करके क्या किया, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -4, ये हमारा क्या बन जाएगा, 10 की पावर -10। तो इस, क्लियर? यहाँ पर बात समझ में आ रही है? तो इस पूरा 10 की पावर -10 को तो मैंने यहाँ पर एंगस्ट्रॉम लिख दिया। अब डिवाइडेड बाई ये 33, क्लियर है, इंटू 10 की पावर -4 को मैं ऊपर ले आया, क्लियर है? और यहाँ पर हमारे पास नीचे क्या बचा है, 34 इंटू 8, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया 34 इंटू 8। सॉरी, ये 10 की पावर -4 ऊपर जाएंगे तो ये 10 की पावर +4 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, गौर से देखिए, 33 इंटू 10 टू दी पावर -6, 33 इंटू 10 टू दी पावर -6, 34 इंटू 8, 34 इंटू 8। मैंने 10 की पावर -4 का मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 का डिवाइड किया, बैलेंस है काम, क्लियर? अब उसके बाद मैंने क्या किया, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, -6 -4 -10, 10 की पावर -10 बोले तो एंगस्ट्रॉम, तो इसकी जगह उठा के मैंने एंगस्ट्रॉम रख दिया। 33 एज इट इज, 10 की पावर -4 ऊपर लाया तो 10 की पावर +4 हो गया, ये नीचे 34 इंटू 8। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। फिर और आगे बढ़ते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू बेटा आपका ये हो जाएगा 33, है ना,
इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 को अगर बुरा ना लगे 1 2 3 4 कर लो ऐसे, डिवाइडेड बाय 34 इंटू 8। ओके, आगे बढ़ते हैं और ये हो गया हमारा एंगस्ट्रॉम। चमका दो, ठीक है। 8 एकम 8, 8 चौक 32, बचा 1 तो ये 10 हो जाएगा। क्लियर, 8 चौक 32 बचा 1 तो ये 10 हो जाएगा। तो 8 एकम 8, बचे 2, फिर ये हो गया 8 दूनी 16, बचे 4, 8 पंजे 40 और ये 0। सीन क्लियर है। और आगे देखते हैं, इसको काटो, अभी कैसे कटेगा आपका ये 2 से ही काट लो। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, इसको मैंने काटा 2 दूनी 4, 0 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। और आगे निपटाओ, बहुत लंबा होता जा रहा है ये। 17 एकम 17, 17 एकम 17, बचा 3। पहाड़ों की टेबल, पहाड़ों की हैबिट अब खत्म हो गई है। 17 एकम 17, 17 एकम 17, बचा 3, 36 हो गया। 17 दूनी 34, बचे 2, है ना, तो ये 22 हो गया। तो 17 एकम 17, बचा 5, फिर ये 55 हो जाएगा। 17 34, 17 30 51, बचे 4, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया। 17 34, 17 दूनी 34, बस इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1213.2 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेट, राइट। देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास, मिल रहा है कुछ। हाँ भैया, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर देखो आप, ऑप्शंस में गैप काफ़ी हैं, तो थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन इधर चलता है। तो 1215 एंगस्ट्रॉम हमारा आ गया, राइट। 1213 आ रहा है ना, ये ऑलमोस्ट क्लियर है। तो राइट आंसर वुड बी 1215 एंगस्ट्रॉम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर, कैलकुलेशन कोई ठेका नहीं है कि जैसे मैंने किया है वैसे ही करें, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करें, पहुँचोगे लास्ट में यहीं। नहीं है मेरी बात समझ में, सीन क्लियर है। अच्छा, जो आंसर्स हैं इनमें एक्चुअली जो थोड़ा बहुत वेरिएशंस आता है, तो वो किस वजह से आता है, गौर से देखिएगा आप लोग। जैसे मैंने H लिखा 6.6, एकदम एक्यूरेट आंसर क्यों नहीं आ रहे हम लोग, अप्रॉक्सीमेट आंसर क्यों आ रहे हैं। तो जैसे प्लैंक कांस्टेंट 6.6 है, तो अब कोई 6.6 लिख देता है, कुछ लोग थोड़ा और एक्यूरेट 6.62, तो आप देख रहे हो थोड़ा सा हमने उसे और बढ़ा दिया। तो इस वजह से, अभी स्पीड ऑफ लाइट मैंने 3 × 10⁸ लिखा, कुछ लोग 3 बिल्कुल एक्यूरेट 3 × 10⁸ तो नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है, 3 पॉइंट समथिंग भी कुछ लिखते हैं। तो इस वजह से आंसर्स में थोड़े बहुत वेरिएशंस आ जाते हैं। क्लियर, चार्ज मैंने लिखा 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। बिल्कुल एक्यूरेट लिखूंगा तो 1.6 के आगे भी 1-2 नंबर आ जाएंगे। तो इस वजह से ये थोड़ा बहुत आंसर्स में वेरिएशन आ जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, द साइज ऑफ एटम इज नियरली। भैया एटम का साइज, हाँ बताया था 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम की रेंज का होता है ना। 1 एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर। और न्यूक्लियस का साइज 1 फर्मी से 10 फर्मी, याद आ रहा है ना, सब बता चुका हूँ मैं। तो वो यही कह रहा है, द साइज ऑफ एटम इज नियरली, तो 10⁻⁻10 मीटर, राइट। पढ़ा था ना, 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻10 मीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10⁻10 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज फर्स्ट स्टडीड बाय। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, थॉमसन भाई ने दिया था, सर जे थॉमसन, राइट। प्लम पुडिंग मॉडल दिया था उन्होंने। क्लियर, तो वो यही कह रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज फर्स्ट स्टडीड बाय, तो आंसर इज जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो मैंने बताया था न्यूक्लियस का जो साइज होता है 1 फर्मी से 10 फर्मी, अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था 10⁻⁻15 मीटर, या 1 फर्मी से 10 फर्मी भी लिख सकते हैं, 1 फर्मी भी लिख सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Bohr's model of hydrogen atom, the radius of the stationary orbit is proportional to the fill in the blanks of principal quantum number n. Okay, radius of the nth orbit फॉर्मूला पढ़ा था ना हम लोगों ने, r is equal to 0.52 into 10⁻⁻10 n square upon z। तो ये जो radius of the nth orbit होती थी, that is directly proportional to the square of the principal quantum number, right। यानी fill in the blanks में क्या आ जाएगा, square। क्लियर, तो वो यही बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, द ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स। हाँ भैया,
किसी भी एटम, किसी भी एटम का जो एंटायर मास होता है वो बेसिकली कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है? उसके सेंटर पे, न्यूक्लियस पे, राइट? क्लियर? हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास एक न्यूक्लियस के साइज के कंपेरिजन में बहुत कम होता है, राइट? यानी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पर उसने अपने कंक्लूजन में बताया था कि किसी भी एटम का जो पूरा मास होता है वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस में। बाकी का ज़्यादातर पार्ट उसका जो हॉलो होता है, राइट? पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द एटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। बोर्स क्वांटम कंडीशन है ना, पढ़ा था ना बोर्स क्वांटम कंडीशन। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, राइट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, याद है मैं डायरेक्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी में आप लोगों ने पढ़ा था किसी भी एटम के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली उस एटम के साथ डिटैच कर देना, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, पूरा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, राइट? तो वहां पर बताया था आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्लियर है ना? ऐसे ही समझ, थोड़ा और डिटेल में अगर हम लोग जानेंगे, हाइड्रोजन एटम है तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? अब उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग परमानेंटली डिटैच करना चाहते हैं, यानी कहां तक पहुंचाना चाहते हैं? इनफाइनाइट तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके लिए एनर्जी डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, यानी E इन्फिनिटी माइनस E1। क्लियर? यानी फर्स्ट ऑर्बिट से सीधा आप उसे इनफाइनाइट पे पहुंचाना चाहते हो तो वहां से भी निकाल सकते हो आप इसे। डेल्टा E इज इक्वल टू, क्लियर, E इन्फिनिटी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? तो E इन्फिनिटी के लिए ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर, n यहाँ पर इन्फिनिटी है। क्लियर है? ओके, माइनस, फिर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यही फॉर्मूला फिर लगाऊंगा तो माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर। क्लियर? तो ये अपॉन में इन्फिनिटी आ रहा है तो ये तो कहानी खत्म हो गई। माइनस माइनस प्लस 13.6, 1 का स्क्वायर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टू आयोनाइज हाइड्रोजन एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम इज, किसको आयोनाइज करना ज्यादा आसान है? तो हाइड्रोजन को आयोनाइज करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम। क्यों ज्यादा आसान है ना? आयनाइज करना है तो हमें क्या करना है? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली उससे डिटैच करना है, तो उसके लिए एनर्जी लगेगी और एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, डेल्टा ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब बात आ रही है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। तो मुझे मालूम है भाई हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका मास कम है, तो उसके लिए एनर्जी कम लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। ड्यूटेरियम हैवी पार्टिकल है, उसका मास ज्यादा है तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। नहीं है मेरी बात समझ में? तो किसको आयनाइज करना ज्यादा आसान है? जो कम एनर्जी में ही आयनाइज हो जाए, यानी हाइड्रोजन। क्लियर? तो वो यही कह रहा है, टू आयोनाइज हाइड्रोजन एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम इज इजियर, है ना? टू आयोनाइज हाइड्रोजन एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम इज इजियर। सीन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द, बामर सीरीज पढ़ा था, लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती थी, बामर सीरीज विजिबल रीजन में पाई जाती थी। क्लियर? और पास्शन ब्रैकेट ऑफ फंड सीरीज इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन एंड वेरी फार इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती थी। तो यहां पर वो पूछ रहा है बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन से रीजन में पाई जाती है? तो भैया विजिबल लाइट रीजन में पाई जाती है, या विजिबल रीजन में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने, according to Bohr's postulates the electron revolving in the stationary orbits do not radiate out energy, है ना? क्लियर? बताया था बोर्स ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में, राइट, कि इलेक्ट्रॉन जब स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते हैं, इन्हें नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स भी कहते हैं, और जब इसमें वो घूमते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई रेडिएशंस का एमिट
नहीं होता है। क्लियर? तो वो यही बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू बोस पोस्टुलेट्स द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द स्टेशनरी ऑर्बिट डू नॉट रेडिएट आउट एनर्जी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे की कहानी है अब हमारे सामने, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फाउंड टुगेदर। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं? नहीं होते, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। राइट? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ। राइट? यहां पर कह रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फाउंड टुगेदर। आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an atom the orbits of electrons are quantized. In an atom the orbits of the electrons are quantized. ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा है, क्वांटाइज्ड है, तो आंसर इज ट्रू। इन एन एटम द ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड। ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 2 3 4 ये सब क्वांटम नंबर ही है। राइट? क्वांटाइज्ड, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द रदरफोर्ड particle scattering experiment it is concluded that the size of the nucleus is very small as compared to that of the atom. सही बात है, क्योंकि ये रदरफोर्ड ने जब अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एटम पर बमबारी की थी अल्फा पार्टिकल की, तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए थे। बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो वापस रिटर्न अपने पाथ पे आए थे। तो इससे इस बात का कंक्लूजन निकला था कि एटम जो होता है उसका ज़्यादातर पार्ट हॉलो है, उसके केवल बहुत छोटे से एरिया में सेंटर पे न्यूक्लियस रहता है। राइट? तो वो यही क्वेश्चन है, फ्रॉम द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इट इज कंक्लूडेड दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एटम। तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग। अगला क्वेश्चन है, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट से स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए थे और लाइन स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसी कोई भी बात नहीं की थी कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव एमिट करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, ऐसा कुछ भी उसने नहीं बताया था। और स्टेबिलिटी को भी नहीं समझा पाए थे वो। क्लियर? रदरफोर्ड के ये दो ड्रॉबैक थे, अगर आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो तो उसमें ये दो ड्रॉबैक थे, न तो वो लाइन स्पेक्ट्रम को समझा पाए थे। राइट? वो लोग रदरफोर्ड जो थे वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और एटम की स्टेबिलिटी को भी नहीं समझा पाए। क्लियर? क्योंकि लोगों ने जब जवाब मांगा कि भैया जैसे ये न्यूक्लियस है, राइट? न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Ze+, सीन क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन्होंने बोला, तो लोगों ने जवाब मांगा कि भैया ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों तरफ घूमेगा तो धीरे धीरे करके इसके ऑर्बिट की रेडियस कम होती जाएगी और फाइनली ये इसमें चला जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो एटम की स्टेबिलिटी को फिर रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे। इस थ्योरी को फिर सुधारा था बाद में बोर ने बोला था, भाई ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? फिर बोर ने बोला था कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमते हैं किसी भी प्रकार की कोई रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं, और जब कोई इसी प्रकार की कोई रेडिएशन एमिट नहीं करते तो उनकी एनर्जी के अंदर कोई लॉस नहीं होता। वो एनर्जी के अंदर कोई लॉस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन लगातार उसी रेडियस में ही घूमता रहेगा, है ना? ऐसे धीरे धीरे उसका रेडियस कम नहीं होता जाएगा। ऐसा करके उन्होंने स्टेबिलिटी को समझाया। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ग्राउंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कितना लिखा है? 0.51 एंगस्ट्रॉम। ग्राउंड ऑर्बिट की रेडियस जो होती है 0.51 एंगस्ट्रॉम। हाँ ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है। रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट में बार बार चला रहा था आपके सामने 0.52 इंटू 10⁻⁻10 n² z, ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब ग्राउंड ऑर्बिट यानी फर्स्ट ऑर्बिट, तो n की जगह 1 रख देंगे और हाइड्रोजन एटम के लिए भी z बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और z बराबर भी 1, तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ग्राउंड ऑर्बिट यानी फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी? 0.52 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब चूंकि हमारे को ऑप्शंस जो दे रहा है वो एंगस्ट्रॉम में दे रहा है, तो 10⁻⁻10 मीटर को उठा के मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगस्ट्रॉम। तो कितनी आ गई रेडियस? 0.52 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर दे रहा है 0.51 एंगस्ट्रॉम, तो चलेगा अप्रॉक्सीमेट इतना। आंसर इज ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। आंसर है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इन एन एटम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट इज मोर
ओके, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इन एटम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट इज मोर। वो कह रहा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है किसमें, हायर ऑर्बिट में, ऐसा बोला जा रहा है मुझसे। तो देखते हैं भैया, हायर ऑर्बिट में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है ऐसा कहा जा रहा है मुझसे। तो चलो देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v इज इक्वल टू अल्फा जेड सी अपॉन एन। क्लियर, ये एटम में बना रहा हूँ, एटम पे चार्ज पॉजिटिव, हाँ एटम ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ ये अलग अलग ऑर्बिट्स बनाए हैं, राइट। अब एक बात बताओ, मैं हायर ऑर्बिट में जा रहा हूँ, यानी नीचे से ऊपर और ऊपर, तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, हायर ऑर्बिट में जाऊंगा तो n की वैल्यू बढ़ेगी, और n बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि जब n बढ़ेगा, मुझे ये रिलेशन मालूम है, v बराबर अल्फा जेड सी अपॉन एन, पढ़ा था हम लोगों ने। n बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेलोसिटी, n बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, n बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इन एन एटम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट इज मोर, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट। तो हायर ऑर्बिट में जाऊंगा तो n बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, तो स्पीड कम होनी चाहिए, वो ये कह रहा है ज्यादा होती है, तो आंसर इज फॉल्स। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। क्लियर है, जितने ज़्यादा हायर ऑर्बिट में आप जाओगे, एनर्जी जो होगी, स्पीड जो होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इन एन एटम द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट is proportional to the square of n. According to Bohr's model in an atom, the total energy of electron in the nth orbit is proportional to the square of the n. भैया एनर्जी ऑफ, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इन एटम द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बॉस। क्लियर है, यस और नो, है ना। तो वो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इन एन एटम द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ n। प्रोपोर्शनल नहीं होता भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द n होता है। क्लियर, इसने प्रोपोर्शनल बोला है, प्रोपोर्शनल होता तो ये n स्क्वायर सामने होना चाहिए था, यहाँ तो नीचे है, तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आंसर इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लैम्डा मिनिमम इन द पाश्चन सीरीज इज 8181 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा मिनिमम इन द पाश्चन सीरीज इज 8181 एंगस्ट्रॉम। पाश्चन सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ कह रहा है 8181 एंगस्ट्रॉम होता है, तो भैया चिपकाना पड़ेगा ये तो, है ना। तो पढ़ा था हम लोगों ने लैमर मामर पाश्चन ब्रैकेट फंड सीरीज, राइट। लिसन, तो चेक करते हैं इसे। हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, जब इलेक्ट्रॉन अपर मोस्ट ऑर्बिट से लोअर मोस्ट ऑर्बिट में जब आता है तो कुछ रेडिएशंस निकालता है कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की, उसका रिलेशन पढ़ा है हम लोगों ने, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पर एन की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है पी से, ऐसा पढ़ा है हम लोगों ने। अब मुझे मिनिमम वेवलेंथ चाहिए मिनिमम वेवलेंथ, कैसी वेवलेंथ चाहिए बच्चों, मिनिमम वेवलेंथ चाहिए। तो भैया मुझे मालूम है, जब भैया पाश्चन सीरीज की बात हो रही है, तो पाश्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में कूदेंगे, सारे हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में कूदेंगे, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो थर्ड ऑर्बिट में कूदेंगे, ये बात मुझे मालूम है। अब मुझे मालूम है, मुझे अगर मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो अगल बगल में ही कूद जाए, यानी फोर्थ से थर्ड में कूदेंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी, और मिनिमम वेवलेंथ अगर मुझे चाहिए तो मुझे मालूम है इनफाइनाइट से थर्ड में कूदेंगे, जब इन्फिनिटी से थर्ड में कूदेंगे तब मुझे मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी, है ना। और वो मिनिमम वेवलेंथ की तो बात कर रहा है, तो फॉर मिनिमम वेवलेंथ कहां से कहां कूदने चाहिए, इनफाइनाइट से थर्ड ऑर्बिट में कूदने चाहिए। तो चूंकि n बड़ा है p से, तो n हो गया इनफाइनाइट और p हो गया थर्ड। तो इसको वैल्यू को मैं यहां पर रख रहा हूं, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मुझे मालूम है 1.1 इंटू 10⁻⁷। 1 अपॉन p हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर कर लूंगा 9, 1 अपॉन n इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का स्क्वायर तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये तो सेंसा हो गया हमारा,
तो हमारे पास क्या आ गया 1/λ इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁷। ये कहानी तो पूरी खत्म हो गई। 1/9 का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 9, डेसिमल हट जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ये 1/λ है, मुझे लैम्डा चाहिए तो इसे पलटूंगा तो ये भी पलटेगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 90/11 इंटू 10⁻⁷। चमका दो अब क्या है इसको, क्लियर। 11 एकम 11, ठीक है, और ये कितनी बार जाएगा 11 8 88, बचे 2, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, राइट, 20 हो गए। फिर 11 एकम 11, बचे 9, डेसिमल लगाया फिर 0 बढ़ाया 90, फिर 11 8 88, फिर बचे 2, डेसिमल लगाया, डेसिमल है तो 0 बढ़ जाएगा, है ना, तो कितना हो गया 20, फिर 11 एकम 11, बचे 9, ठीक है। इसी तरीके से ये आता जाएगा और ठीक है, आगे सॉल्व करते जाएंगे। अब मैं और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो लैम्डा इज इक्वल टू बेटा हमारा ये हो गया 8.181, और आगे भी बढ़ा सकते हैं आप चाहें तो। 10⁻⁷ ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10⁻⁻7 हो जाएगा। डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल का 3 डिजिट है तो नीचे 3 0 बढ़ जाएंगे, क्लियर। तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा। आगे इधर कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 8181 इंटू 10⁻⁷। ये 1000 को 10⁻³ लिख सकता हूँ, और ये 10⁻³ यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3। तो लैम्डा इज इक्वल टू 8181, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो -7 और -3 -10, तो 10⁻⁻10 मीटर ये वेवलेंथ आ गई। इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो आप 8181 10⁻⁻10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉम। तो ये आंसर आ गया आपका 8181 एंगस्ट्रॉम। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आपको। तो वो कह रहा है लैम्डा मिनिमम इन द पास्चन सीरीज इज 8181 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल चकाचक आ रहा है, तो आंसर इज ट्रू। क्लियर है, कैसे आया, बात समझ में आई सभी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इज 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम के लिए जो कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्लियर। तो वैसे तो मुझे याद है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो मुझे डायरेक्ट इसका आंसर याद है, आंसर इज फॉल्स। बट चूंकि आप लोग याद रखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छी बातें नहीं है, या तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे गौर से देखिएगा। फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, वो बोल रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इज 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप बताओ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, पहले से दूसरे में जाता है, राइट। तो एक्साइटेशन एनर्जी निकालते हैं, पहले से दूसरे में जाता है तो एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो गई, दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी निकलेगी, राइट। तो E2 सेकेंड ऑर्बिट के लिए तो -13.6 अपॉन, ये रिलेशन पढ़ा था ना हमने, nth ऑर्बिट में एनर्जी -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालनी है तो 2 का स्क्वायर, माइनस फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है तो -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, क्लियर है। माइनस माइनस प्लस, प्लस का 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, चलो फिर भी मैंने लिख दिया है। -13.6 2 का स्क्वायर 4, 13.6 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ मेरा बच गया 1 - 1/4। सॉल्व करूँगा 4 1 4, 4 - 1 3, तो 13.6 इंटू 3/4, 4 एकम 4, 4 × 12, बचा 1, 4 चौक 16 डेसिमल, क्लियर। 3.4 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 चौक 12, 12 की 2, हासिलाई 1, 3 का 9 और 1 10, एक डिजिट के बाद डेसिमल है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज माई आंसर। तो डेल्टा E इज इक्वल टू हमारा आ गया बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। और जहां मैं पट्टा ने मोतियों कही है कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इज 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो आंसर वुड बी फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इन द हाइड्रोजन एटम पाश्चन सीरीज लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, याद रखनी पड़ेंगे आपको, राइट। तो लाइमन सीरीज पाश्चन सीरीज इज लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन, तो आंसर इज ट्रू, क्लियर, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ाई कर रहे हो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। इसके बाद हमारे सामने कुछ मैचिंग है, जोड़ी मिलाओ, चलो मिलाते हैं। पहला है हमारे सामने जे थॉमसन। जे थॉमसन के लिए देखते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, पहला हो गया हमारा
फर्स्ट क्लियर हो गया होगा आपको, फर्स्ट का आंसर हो गया बेटा हमारा एफ, क्लियर, प्लम पुडिंग मॉडल, क्लियर। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। दूसरा है फंड सीरीज, फंड सीरीज ओके, इसमें वेवलेंथ से रिलेटेड कुछ आंसर है। चलो इसको अभी 2 मिनट बात करेंगे, सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला 2 मिनट के लिए भी हम लोग रोक रहे हैं, फिर हम आते हैं सीधा थर्ड वाले में। सबसे पहले हमेशा मैचिंग में कभी भी दिक्कत आए ना तो जो इजी पहले निपट रहे हैं उनको चिपका, फिर बाद में बचे होंगे तो वही होंगे, सही है कि नहीं। चलिए देखते हैं थर्ड वाला हमारा है। तो थर्ड में बच्चों हमको रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड का हमारा हो जाएगा न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, है ना, एटम का न्यूक्लियर मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, यानी थर्ड का हमारा हो गया ए। अब हम देखते हैं फोर्थ की अगर बात की जाए तो फोर्थ में हमारे को दे रहा है वेव फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, पढ़ा था हमने, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, इसका आंसर हो जाएगा ई, राइट, फोर्थ का हो गया आपका ई। अब बात आती है फिफ्थ की अगर हम बात करें तो फिफ्थ में हमको कह रहा है वेव नंबर बताया था मैंने, जब मैंने रिलेशन पढ़ाया था 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो वहीं पर मैंने वेव नंबर बताया था, वेव नंबर होता है वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो वेव नंबर का यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 अपॉन लैम्डा, यानी डी। अब बात आती है सिक्स्थ की अगर बात आती है तो सिक्स्थ में हमसे कह रहा है ब्रैकेट सीरीज की अगर बात करें तो ब्रैकेट सीरीज, चलो इसको भी हम 2 मिनट के लिए रोकते हैं। फिर हमारे सामने अगला है बामर सीरीज की अगर हम बात करें तो बामर सीरीज में ये, हाँ, एच अल्फा लाइन याद है, बामर सीरीज में एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा 4 लाइनें निकलती थी, राइट। तो एच अल्फा लाइन का कनेक्शन किससे है, बामर सीरीज से है, यानी 7वें का आपका हो जाएगा एच अल्फा लाइन, यानी कि बी, 7वें का हो गया आपका बी। अब लफड़ा किस में है, दूसरे में और छठवें में, क्लियर, लफड़ा किस में, दूसरे में और छठवें में। तो लफड़ा चूंकि दूसरे और छठवें में है तो दूसरा हमको दिया है यहाँ पर फंड सीरीज और छठवा हमको दिया है ब्रैकेट सीरीज, और इधर की तरफ हमारे कौन से ऑप्शन रह गए हैं, वेवलेंथ रह गई है 14,544 और दूसरा है 74,000 एंगस्ट्रॉम, ओके। लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड सीरीज याद है, पाश्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में, ब्रैकेट सीरीज फार इंफ्रारेड, तो इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी, है ना, और फंड सीरीज वेरी फार इंफ्रारेड रीजन में, तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ब्रैकेट और फंड सीरीज में वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, फंड सीरीज की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब यहां पर 2 वेवलेंथ दे रहा है मुझे, एक 14,544 और दूसरा दे रहा है 74,000, तो फंड सीरीज की वेवलेंथ कौन सी होगी इसमें, 74,000 वाली, यानी कि फंड सीरीज का हो जाएगा आपका आंसर जी, 74,000, सेकंड का हो जाएगा आपका जी। अब क्या बचा, छठवा, तो बचा खोचा जो होगा वो छठवें का ही होगा, ब्रैकेट सीरीज का हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर, सारी मैचिंग समझ में आ रही है आप सभी को, कोई दिक्कत, बढ़े आगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने कुछ सिंगल वर्ड के आंसर हैं, सिंगल सेंटेंसेस के आंसर हैं, है ना, एक वाक्य में उत्तर दो। चलिए देखते हैं, कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स इज द साइज ऑफ एटम लार्जर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। भैया वो कह रहा है कि एटम का साइज जो होता है वो न्यूक्लियस के साइज से कितने गुना होता है। तो भैया एटम का जो साइज होता है वो न्यूक्लियस के साइज से 10,000 से 1,00,000 गुना बड़ा होता है, राइट। एटम का साइज जो होता है वो न्यूक्लियस के साइज से बहुत बड़ा होता है, क्लियर है, क्लियर, यानी तकरीबन 10,000 गुना या 1,00,000 गुना तक भी बोल सकते हैं, इस रेंज का होता है, राइट, क्लियर। तो कोई भी पूछे एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज का कितने गुना होता है, तो 10,000 से 1,00,000 गुना तक होता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, हु प्रपोज द प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। किसने बताया था प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, यानी एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस चीज़ के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, रदरफोर्ड ने ये सारी बातें हमको एक्सप्लेन की थी, तो आंसर इज रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज 2e एंड वेलोसिटी v is incident on a nucleus of charge Ze and mass m, what will be the distance of closest approach of alpha particle। स्टार्टिंग के जो OT थे उसमें मैंने बताया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वहाँ पर पूरा रिलेशन भी बताया था प्रूव करके, बाकी का डायरेक्ट यहाँ रिलेशन लिख रहा हूँ, 1/4πε0 4ze² अपॉन
mv²। यही तो फॉर्मूला था हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। कुछ लोग इसे सॉल्व करके भी लिख देते हैं, 4 से 4 काट देते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ZE² अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 mv²। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। क्लियर, 4 से 4 मैंने काट दिया तो ये ZE² ऊपर बच गया, नीचे पाई एप्सिलॉन 0 mv², ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है दैट इज इन एन एटम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इन लोअर ऑर्बिट और इन हायर ऑर्बिट। इन एन एटम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इन लोअर, वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा होती है, लोअर ऑर्बिट में या हायर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी। तो भैया चाहे जैसे देख लो आप, देखो मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू अल्फा जेड सी अपॉन एन, राइट। जैसे ये एटम में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ ये ऑर्बिट होते हैं, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे ऑर्बिट में आप जाओगे, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे n की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू बढ़ेगी तो v की वैल्यू कम होगी, है ना। हायर ऑर्बिट में स्पीड कम होती है, हायर ऑर्बिट में स्पीड कम होती है, हायर ऑर्बिट में स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्लियर, तो जहाँ स्पीड कम काइनेटिक एनर्जी कम, यानी हायर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी कम होती है। और यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन एन एटम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इन लोअर ऑर्बिट और इन हायर ऑर्बिट। तो किस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, लोअर ऑर्बिट में ज़्यादा होगी, क्योंकि ऊपर जाने पर n बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है तो स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है तो ऊपर वाले ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्लियर, और नीचे वाले ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्लियर, तो लोअर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज मोर इन लोअर ऑर्बिट। क्लियर, या तो आप ऐसे देख लो, अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली नहीं देखना चाहते, तो भैया काइनेटिक एनर्जी का आप लोगों ने डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा है, 1/4 एप्सिलॉन 0 ZE² अपॉन 2r, r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो भैया हायर ऑर्बिट में जाऊंगा तो r बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यानी हायर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी कम होगी और लोअर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी, लोअर ऑर्बिट होगा तो रेडियस कम होगी, रेडियस कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी लोअर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज मोर इन लोअर ऑर्बिट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द कुछ मुझे गड़बड़ सा लग रहा है इस क्वेश्चन में, बाकी का 1 मिनट। फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द ऑर्बिटल मोशन, वो कुछ नहीं है, वैसे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। फॉर द ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस इन एन एटम इज रिक्वायर्ड। फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम इज प्रोवाइडेड। भैया हेलो, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, है ना। तो घूमने के लिए कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में अगर घूमती है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे मिलता कहाँ से है, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, अब ये सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं, तो इसे सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। तो रदरफोर्ड ने बोला था कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अपोजिट चार्जेस हैं तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कूलाम्ब्स लॉ में पढ़ा था ना, कूलाम्बियन फोर्स। क्लियर, अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है और यही अट्रैक्शन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड करता है। तो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स से कैसे मिल रहा है, कूलाम्बियन फोर्सेस से मिल रहा है। तो वो यही बोल रहा है फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस इन एन एटम इज प्रोवाइडेड, तो बाय द कूलाम्बियन फोर्स। क्लियर, कूलाम्बियन फोर्स किस किस के बीच में लग रहा है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस इन एन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में मिनिमम एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। तो भैया हमें मालूम है एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम mvr होता है या L से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू NH/2π। अब ये मुझे मिनिमम चाहिए। अब ये h तो मुझे मालूम है प्लैंक कांस्टेंट है, यानी फिक्स वैल्यू है, 2π भी फिक्स वैल्यू है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो n की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, और n की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है, 1, पहला ऑर्बिट बस, है ना। तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/2π। तो मिनिमम एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, h/2π। कुछ लोग इसको सॉल्व करके h की वैल्यू जैसे 6.6 इंटू 10⁻34 2 आप जानते ही हो, पाई की वैल्यू 3.14। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ लोग इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे इसे डायरेक्ट याद रखते हैं
1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल, है ना, क्लियर। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम आ गया 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सीन क्लियर है। ये भी लिख सकते हैं या आप केवल h/2π भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन करस्पॉन्डिंग टू विच सीरीज द ब्लैक लाइंस आर ऑब्टेन्ड। याद रखिएगा लाइमन सीरीज, राइट। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे ज्यादा हमें स्ट्रेस नहीं देना है ना। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी अवेल भी मैंने 2 मिनट पहले आपको निकाल के बताया था, राइट। तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट पहले ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आंसर इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। थैंक यू आज के लिए पर्याप्त है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।